हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे हम चर्चा करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बार फॉर्म तो डाल दिए हैं लेकिन आप बिगिनर हैं। आप तैयारी के लिए अभी पूरी तरह से जानकार नहीं है कि आपकी तैयारी का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी कि आप अभी बिगिनर हैं, आपने तैयारी शुरू किया है, तैयारी अभी जस्ट प्रारंभ भी किया है, तब से आपके सामने एक नोटिफिकेशन है। या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 2025 के लिए, जून के लिए, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसे शुरू करें, पेपर 1 पेपर 2 कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या हम ये भी जान सकते हैं कि क्या स्किप कर देना चाहिए, तो मैं आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आपके इस बात के लिए रखा गया है कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपरेशंस फॉर यूजीसी नेट 2024 और 2025 फॉर द बिगिनर्स। यानी कि अगर आपने अभी तैयारी प्रारंभ किया है, अभी आप परास्नातक कर ही रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है। यह एक निकाय है, एक संस्था है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे ऑप्ट करती है, यानी कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला एग्ज़ाम होता है एनईटी नेट। नेट केवल नेट ही नहीं होता है, ये 3 कैटेगरीज में होता है, जिसमें आप पहले तो जेआरएफ होते हैं, दूसरे नंबर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेट होते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी आती है, और तीसरे नंबर पे आप एलिजिबल ओनली फॉर पीएचडी होते हैं। ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया गया एक कैटेगरी है। इन 3 कैटेगरीज में से आप स्टार्टिंग के 1% में आते हैं, क्वालिफाइंग्स में टॉप लिस्ट के 1% के अंदर आते हैं तो आप जेआरएफ, अन्य 6% के अंतर्गत आते हैं या 5% भी हो जाता है यदा कदा, मैक्सिमम 6 हो सकता है, ये मैक्सिमम 6% में आते हैं तो आप नेट एंड क्वालिफाइंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है उसमें पिछली बार लगभग 15% विद्यार्थियों को, 16% विद्यार्थियों को, पिछला वीडियो मेरा देखिएगा जिसमें मैंने आफ्टर नेट जॉब कैसे मिलती है, आफ्टर नेट आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस वीडियो में जाकर के देखिए, मैंने उसकी लंबी चर्चा किया है, आपको रिकॉर्ड्स भी मैंने दिखाए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16% विद्यार्थी हैं जो आपको क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी दिखेंगे। तो कुछ ये क्राइटेरिया रहने वाला है इस बार भी, यानी कि इस बार भी ये तीनों कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड है, इसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो क्या आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमारी तैयारी में कितना समय लगता है। देखिए, ये तैयारी 2 साल 3 साल 5 साल की है भी नहीं। अगर आप इस तैयारी को 2 साल 3 साल 5 साल में कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कब करेंगे, आप पीएचडी कब करेंगे, आप अपने भविष्य निर्माण के लिए कुछ लिखेंगे कब, ये तो समय ही नहीं है, इतना समय नहीं देना है। इस परीक्षा के लिए मिनिमम 3 माह से लेकर के, यानी कि मिनिमम 3 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 6 मंथ तक टाइम देना होता है। बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1.5 महीने में भी इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है, लेकिन वो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने अपने स्नातक और परास्नातक, यानी कि अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में तन्मयता से पढ़ाई किया है, यानी लग करके पढ़ाई किया है, इसलिए वो 1.5 महीने में भी इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। क्या आप भी क्रैक कर सकते हैं? आप सारे व्यूअर्स क्रैक कर सकते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में इस एग्जाम को? तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आपने अभी तैयारी शुरू ही किया है तो आपको क्या करना चाहिए। आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 देने जा रहे हैं, अनुभव के लिए देने जा रहे हैं और 2025 में आपको क्रैक करना है, या फिर आप में से काफ़ी ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन है भी, थोड़ी बहुत मोटी जानकारी के आधार पर आप इस 1 महीने में, पूरे दिसंबर माह में ही अपने आप को प्रिपेयर करके इस बार के एग्जाम में भी एटलीस्ट नेट या क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी में तो आ ही सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। जब आप नेट की बात करते हैं तो नेट एग्जामिनेशन पे आपको क्या करना होता है, ज़रा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है पेपर 1, एक आपका होता है पेपर 2। जब मैं पेपर 1 की बात करता हूँ तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 100 मार्क्स के लिए। पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 200 मार्क्स के लिए, यानी ईच क्वेश्चन इज इन 2 मार्क्स, 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि ये 50 नंबर और ये 100 नंबर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको मिनिमम 35% अंक लाना ही होता है पेपर 1 में, तब आप क्वालिफाई होते हैं, और पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब आप क्वालिफाई होते हैं। मन में ये भी सवाल जरूर पैदा होगा कि लगभग कितना नंबर ले आ लें तो हम अपने आप को नेट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60% अगर आपके ओवरऑल पेपर 1 and 2 मिक्स करके नंबर आ जाते हैं तो आप नेट के लिए जा सकते हैं। आपको क्वालिफाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओनली दिखाएगा, यानी नेट के लिए दिखाएगा। साथ ही साथ आप अगर इनमें 60% प्लस अप्रॉक्सीमेटली 70% नंबर लाते हैं तो आप JRF हो सकते हैं। कुल 150 में से 100 प्लस वाले बच्चे अप्रॉक्सीमेटली JRF के लिए चले जाते हैं। 110 अगर आप ले आते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये जो मानक आपको बताए जा रहे हैं ये मोटे मोटे मानक हैं, इसमें +5 -5 चलता रहता है। मैं जो भी आपको बताया हूँ ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, नंबर के बिहाफ पे नहीं। यानी ये 300 नंबरों के बिहाफ पे नहीं, 150 क्वेश्चंस के बिहाफ पे आंका जाने वाली बात मैंने आपसे किया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारी आपको बेहतरीन बनानी है, तो जितना आपका पेपर 2 मजबूत होना चाहिए उतना ही मजबूत पेपर 1 भी होना चाहिए। क्योंकि पेपर 1 कमजोर होने पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पेपर 2 में 100 में 70 क्वेश्चन सही कर दिए, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग एंड ऑल। तो यहां पर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, पर यहां पर आपके 15 ही जा रहे हैं, तो ये 85 क्वेश्चंस ही हैं। आप इसमें पीएचडी के लिए तो मान्य हो सकते हैं, आपको क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई मान लिया जाएगा कि इतने पे आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, लेकिन केवल पीएचडी करने के लिए। बट आपकी पीएचडी अच्छी तब होगी जब आपको एक मानक पैसे मिलते हैं, आपको कुछ रुपए मिलेंगे जिसके आधार पर आप अपनी पीएचडी को, अपनी थीसिस पर कुछ काम कर पाएंगे, अच्छी पुस्तकें ले पाएंगे, अन्य कई स्थानों पर जा पाएंगे, घूम पाएंगे, देख पाएंगे, चीज़ों को जान पाएंगे, तब आप अपनी थीसिस को अच्छा बना सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज कि वो आपको नेट होने के बिहाफ पे भी अपने तरफ से कुछ अमाउंट आपको पे करते हैं, कुछ परीक्षाएं भी कंडक्ट कराते हैं जिसके बिहाफ पे वो टॉप स्टूडेंट्स को कुछ पेमेंट देते हैं, जो कि 25,000 रुपए तक मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको समझिए कि नेट क्वालिफाई होने के एवज में यूजीसी आपको कोई भी धन लाभ नहीं होने देता, आपको इसके लिए बहुत अच्छे अंक लाने होंगे। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने आप को JRF के लिए लगा करके ही तैयारी शुरू करिए। इसके लिए आपको बराबर पेपर 1 पे और बराबर पेपर 2 पे फोकस करना पड़ेगा। ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को, ऑल स्टूडेंट्स को ये पेपर 1 सॉल्व करना ही होता है, सबके लिए सेम होता है। लेकिन पेपर 2 सबके अलग अलग हो सकते हैं। संभावनात्मक रूप में मैं आपका हिंदी का मेंटोर हूं, तो हिंदी का पेपर 1 अलग होगा। इतिहास विषय से आप आते हैं तो इतिहास का पेपर 2 अलग होगा। ये पेपर 2 आपका पूरा एक इतिहास का होगा जिसमें केवल इतिहास विषय से प्रश्न आएंगे। साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो इकोनॉमिक्स का होगा, पॉलिटिकल साइंस से हैं तो पॉलिटिकल साइंस का होगा, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का होगा, इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो इंग्लिश का होगा, संस्कृत से हैं तो संस्कृत का होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करिएगा। तो ये आपका कंप्लीट जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का है। अब पेपर 1 में आप एक बार जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या क्या आपसे परीक्षक पूछ लेता है। तो आप देखिए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ना होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, ये पढ़ना होता है। थोड़ा सा पेपर 1 को हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा क्लिष्ट, थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश को एक खिचड़ी बना करके पढ़ा जाए तो पेपर 1 पढ़ना बहुत आसान और बहुत मजेदार बन जाता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि किन टॉपिक्स पर, यानी कि ये जो पूरे कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, इनमें किन यूनिट्स में स्कोरिंग, चूंकि पेपर 1 को स्कोरिंग माना जाता है, तो अगर आप इसमें थोड़ी मेहनत कर दें तो आप स्कोर गेन कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से यूनिट्स हैं इसमें आपके स्क्रीन पर जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद कर सकते हैं। यहां पर कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति कहते हैं इसको, युक्ति तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, LR आपसे पूछा जाता है जो कि कैट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कैट लेवल का भी एक आध दो क्वेश्चन इसमें डल जाता है। DI भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जाती है जो कि SSC वगैरह के एग्जाम्स में, या CLAT का एक एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है,
एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें लॉ का एक एग्जाम होता है, कैट लेवल का एलआर इसमें डाल दिया जाता है या फिर डीआई डाल दी जाती है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको 20 टाइप की डीआई होती है जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। और आईसीटी आपसे पूछता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरनमेंट पीपल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस होते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली में हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनमें से कौन कौन से वे यूनिट्स हैं जिन पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए तो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। देखिए, हायर एजुकेशन एकदम आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा टेक्निकल मुद्दा नहीं है। हायर एजुकेशन को समझने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी की नीड नहीं पड़ती, बहुत टेक्निकल माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है। कॉमनली आपसे कुछ थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप पढ़ करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। पहली बार में चीज़ें ना समझ में आने की दशा में, अगर पहली बार में ही चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप 2 बार 3 बार पढ़ करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा करके आप इसमें अपने आप को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शंस है वो भी आप जो है ये काफ़ी हद तक पढ़ने वाला पोर्शंस होता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आईसीटी का जो पोर्शन है ये भी फिक्स होता है, इसमें भी जो चीज़ें हैं वो एकदम फिक्स हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होते, टेक्निकल नहीं होता है, तो इसको आप कर सकते हैं अलग से। जिन बच्चों का टेक्निकल पोर्शन कमज़ोर है, जो इंटरमीडिएट तक साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, उनका मैं मान सकता हूँ कि उनको इनके साथ साथ इन चीज़ों पर भी पकड़ बना सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, आईसीटी के साथ साथ वो डीआई पर भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और ये आपको गणित जैसे नंबर देते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आपको यहां पर अंक मिलते हैं। तो इन सभी पोर्शंस पर पकड़ बनाने के लिए करना क्या चाहिए? तो मैक्स टू मैक्स आपको लास्ट सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। लास्ट सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट 5 to 7, एटलीस्ट 10 सेट तो जरूर लगाइए। 10 सेट्स तो आपको जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, उनको या तो आलसी नहीं भी होते, वो मेहनत करना चाहते हैं, वो अप्रोचेबल माइंडसेट के होते हैं, लेकिन उनको इस तरह के लोग नहीं मिलते आसपास कि वो इस तरह का काम कर पाएं, तो उनके लिए क्या है कि वो बच्चे यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी इसकी क्लासेस चलती है। पेपर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर आपको कंटेंट वाली क्लास मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कंटेंट की क्लासेस ले सकते हैं। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस की क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए, तो वाईटी के सेशंस आप लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जिस टीचर को आप समझ पाएं, देख पाएं, उन टीचर्स को पकड़ने की कोशिश करिए जो लगातार सिलेक्शन देते आए हैं, जिनकी बैचेस से बच्चे सिलेक्ट होते आए हैं। बच्चा खुद ये कहे कि हाँ हम इनसे पढ़ के सिलेक्ट हुए, और उसमें अप्रोच कैसी है, सर की पढ़ाने की अप्रोच कैसी है, अप्रोच पर बहुत ध्यान दीजिए कि क्या वो नेट अप्रोच पर काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे आप नेट पढ़ने के लिए आए, पता चला इसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ने लग गए, इसी में टीजीटी पढ़ने लग गए, इसी में पीजीटी पढ़ने लग गए, इसी में रीट भी पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं होता। यहां पर एक फिक्स सिलेबस होता है। टीजीटी का बैकग्राउंड अलग होता है और नेट का बैकग्राउंड अलग होता है। दे बोथ आर डिफरेंट। और ये कैसे डिफरेंट है? हाँ, वो अलग बात है कि नेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो बहुत हार्ड और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। नए क्वेश्चंस बार बार एनटीए बनाता है, तो टीजीटी उसको ऑप्ट कर ले, आपके स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स में उसको ऑप्ट कर लिया जाए। लेकिन इसके बिहाफ पर हम ये नहीं कह सकते कि आप इस एग्जाम के थ्रू ही सारे एग्जाम्स को रन आउट कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी के बिहाफ पे आप जीआईसी प्रवक्ता बनने निकल पड़िए, ये संभावनाएं नहीं होती। यहां फिक्स यूनिट्स होते हैं, फिक्स यूनिट के फिक्स सिलेबस होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस एनटीए सवाल नहीं पूछता। ये सवाल मैक्सिमम 2 से 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और उन 3 सवालों को छोड़ करके आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप क्या करिए कि आप अपने सिलेबस के बिहाफ पे पढ़ने की कोशिश करिए। जो आपका सिलेबस है वही आपका सब कुछ है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं आपके पेपर 1 के सिलेबस की, आपने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहा है, तो केवल टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में लिख के नहीं आया है, आपके सिलेबस में कंप्लीट बातें लिखी हुई हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम कौन कौन से पोर्शन से सवाल पूछेंगे। अब आप इसके लिए एक एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी किताबें होती हैं इनकी, आप इसको उठा करके पढ़ सकते हैं। इनकी बुक्स में फायदा क्या मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक व्याख्या के साथ मिल जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं फॉर द पेपर 1। देखिए, तैयारी करने वाले किसी भी युवा के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कौन सी पुस्तक है जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको टॉपर्स भी पढ़ते हैं और जिसको हर क्यूरियस आदमी पढ़ता ही है, इवन टीचर्स भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, नई नई चीज़ों को लेके आते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही है जो लगातार एक विद्यार्थी बना रहे, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर आपके लिए भी ये नियम लागू होते हैं
और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब यहाँ से आपको इतनी चीज़ें मैंने समझाया कि आप यूट्यूब के कंटेंट्स देख सकते हैं, लेकिन जिस टीचर का कंटेंट देखेंगे रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, फिक्स टाइम मैनेजमेंट के साथ देखेंगे। हम प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, क्वेश्चन के लिए नए अप्रोच को डेवलप करेंगे, उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ स्टडी को बढ़ाएंगे। हम अपने जो सिटिंग एरियाज हैं यानी कि लगभग कम से कम 6 से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब 3 महीने में सिलेक्शन होगा, तब 2 महीने में आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेट होने के बहुत सारे फायदे हैं जिन पर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। तो इसमें से अब एनवायरनमेंट हो गया, ये भी कंटेंट बेस है। देखिए जो कंटेंट बेस है उसके आगे मैं सी लिख दे रहा हूं, जो कंटेंट बेस्ड कंटेंट है वो मैं उसके आगे सी लिख दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन आपसे एक पूरा हिंदी का एक कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछेंगे। लगातार आप एक प्रैक्टिस सेट उठा करके लगातार कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस प्लस कंटेंट बेस है ये पूरी तरह से। ये कंप्लीट जो 3 पोर्शंस है ये प्रैक्टिस बेस्ड है, इनको आप प्रैक्टिस के बिहाफ पे कर सकते हैं। ये कंटेंट बेस्ड नहीं होते हैं, जहां पर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़नी होती है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी होती है, डीआई पढ़ना होता है। ये प्रैक्टिस बेस होते हैं, इसको प्रैक्टिस पे ही करना होता है। तो 4 पोर्शंस ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखे जो कि प्रैक्टिस बेस है, बाकी सब कंटेंट बेस है। जो कंटेंट बेस है उनको आप 1 महीने का समय लीजिए, सबके लिए प्रॉपर कंटेंट जुटाइए, या तो फिर अगर आप इनको लाइन से जुटा नहीं पाते हैं तो फिर टीचर खोजिए। आपको एक अच्छे टीचर की, मेंटोर की जरूरत है, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है। वो शिक्षक खोजिए जो सिलेक्शन देता है, जो रेगुलरिटी मेंटेन करता है। साथ ही साथ आप एक बैच खरीदिए, एक आपको पेड बैच की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि YouTube पर भी जो कंटेंट होते हैं वो बिखरे पड़े होते हैं। उनमें से एक नए विद्यार्थी के लिए, एक बिगिनर के लिए चीजें उचित रूप से खोज पाना उतना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। अगर आप जानकार हैं तो सिलेक्शन आपका वैसे भी हो रहा है। थोड़ा बहुत YouTube की वीडियोस और टीचर के साथ आपका एक कम्युनिकेशन एरिया अगर अच्छा सेट हो जाता है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके एरिया में अच्छे बुक शॉप्स भी नहीं है, अच्छे टीचर्स मेंटोर्स भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन एक पेड बैच परचेज कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं साथियों, अगर आप इसके साथ पेपर 2 की भी बात करें तो पेपर 2 में आपको क्या करना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेपर 2 सभी के लिए अलग अलग होता है। यानी पेपर 2 हो सकता है कि आप में से कुछ का हिस्ट्री हो, कुछ का कॉमर्स हो, कुछ का पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ का संस्कृत हो, कुछ का इंग्लिश हो, कुछ का हिंदी हो, कुछ के आर्ट्स के एरियाज से, ह्यूमैनिटीज के एरिया से ना हो करके साइंस के बैकग्राउंड से हो सकता है। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब ये जब डिफरेंट है तो क्या करें, आप अपने लिए एक बेस्ट मेंटोर की तलाश करें, एक शिक्षक की तलाश करें जो कि YT पर भी, YouTube पर भी लगातार आपको अभ्यास करवा सके। लगातार आपको बैच में, एक ऐसे बैच की तलाश करिए जो कि पेड हो, जहां पर आपको वाहियात के लोग नहीं मिलेंगे। वाहियात का मतलब कि ऐसे बच्चे जो टाइम पास कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी नेट हैं, या ऑलरेडी JRF हैं, या उनको इस एग्जाम से विशेषता कुछ लेना देना नहीं है, बस टाइम पास करने इधर उधर से उड़ती चिड़िया बन के पहुंच गए। ऐसे बचना है आपको इन चीजों से, क्योंकि आपका फोकस ऑफ माइंडसेट जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस बैच में आने के बाद क्या है कि आप प्रॉपर, मतलब यूनिट 1 to लेकर के यूनिट 10 तक आप यहां पर चीजें सीख पाएंगे। तो ये चीज बहुत मैटर करता है कि आप लाइन बाय लाइन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 4 5 6 इस अच्छा किस यूनिट का कनेक्शन किस यूनिट के साथ ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा बेटर सेटिंग में है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में अगर आप देखेंगे तो एक आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है क्योंकि व्याकरण पोर्शन है, तो आगे चल के आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपका यूनिट 2 अगर आप उठा करके देखेंगे तो यूनिट 2 में आपको क्या मिलता है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़े रहेंगे तो एक मोटी मोटी समझ आपकी विकसित हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप अलग अलग यूनिट्स पे जाते हैं तो एक गद्य साहित्य का इतिहास है। अब उस गद्य साहित्य को अलग अलग ना पढ़ के आप ऐसा करिए, एक एक यूनिट उठाइए, मूल ग्रंथों को पढ़िए। मतलब यहां पर एक ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पर सब्जेक्ट ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मूल पुस्तकें जरूर पढ़िए। जो आपके टेक्स्ट में लगी हुई चीजें हैं, जो आपके सिलेबस में लगे हुए टेक्स्ट हैं, उनको जरूर पढ़िए। अगर आप उनको छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो सिलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैटर कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस प्रकार का है कि साल में 2 बार तो एग्जाम होते ही होते हैं, एक आपका जून में, एक आपका दिसंबर में। ये कोरोना के दौरान थोड़े बहुत इधर उधर हुए थे, लेकिन अभी बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं NTA में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इन 3-4 चीज़ों को, और कॉन्सिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सिस्टेंट नहीं है अपने शिक्षा को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको UGC नेट देना है
और आप इसके लिए सीरियस हैं, आपको 4 महीने 3 महीने अच्छे से लगना चाहिए, 6 घंटे देने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आपको अभ्यास में अपना समय देना चाहिए, प्रैक्टिस में देना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस में ढिलाई की, अभ्यास में आपने कमी की, तो ये कहीं ना कहीं से सब कुछ जानकारी होती है। जैसे केवल कंटेंट पढ़ने से नेट नहीं निकल सकता, क्योंकि कंटेंट के साथ अगर आपने अभ्यास नहीं किया, क्वेश्चंस के तरीके नहीं समझे, तो भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं ली जा सकती। यहां कंसिस्टेंसी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स मिल करके आपको वहां पहुंचने में मदद करते हैं, क्योंकि आप उच्च शिक्षा जगत में बतौर शिक्षक, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खुद नियुक्त होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के पर्याप्त जानकारी आपको दे दी है कि अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे तैयारी करनी चाहिए। कम से कम कंटेंट पढ़ने से पहले, एक सबसे काम की बात, कंटेंट पहले पढ़ें कि पहले प्रैक्टिस करें? तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप अभ्यास करिए, पहले आप जाइए और कम से कम 2 प्रश्न पत्र जरूर एक बार उठा करके देखिए। 2 प्रश्न पत्र एक बार उठा करके देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप पहले से कितना प्रिपेयर्ड हैं। आपको पता चला कि आप 30% प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन तो 70% पे हो रहा है, जेआरएफ होने के लिए तो 70% चाहिए, तो आपको 40% और एफर्ट मारने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि आप कितना सिटिंग दे सकते हैं एजुकेशन में, कितना नेट एग्जाम को आप कितना वरीयता देते हैं। आपको पता चला कि मैं 6 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, है ना, तो आपने एक बैच परचेज किया, एक टीचर लिया और उस टीचर के साथ अपनी क्लासेस लगाना शुरू किया और रेगुलरिटी मेंटेन करके कंटेंट प्लस प्रैक्टिस, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये सारी चीजें करते चले गए। एग्जाम आया, आपने एक पेपर दिया और आपका जेआरएफ, नेट और पीएचडी हो रहा है। इसके बाद के सारी चीजों के लिए आपसे मैं चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रकार किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोस दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ उत्कर्ष को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।